जय हिंद। तो आइए, आज अभी तक हम लोग इतिहास में पहला चैप्टर में भाग 4 तक पढ़ लिए हैं। भाग 4 तक में हमने अभी तक इटली का एकीकरण कर लिया है, ठीक है। अब आइए आगे के पार्ट में हम लोग क्या करते हैं। आज इटली का जो पड़ोसी देश है, जो यूरोप महादेश का ही है, जर्मनी, उसका एकीकरण आज हम लोग पढ़ते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा कि ऑस्ट्रिया जो है इटली पे कब्जा किए हुए था, इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाह रहा था, उसी तरह ये ऑस्ट्रिया यानी उसका चांसलर मेटरनिक जर्मनी के क्षेत्रों को भी क्या किया था, कब्जा किए हुए था, और जर्मनी को भी क्या कर रहा था, एकीकरण होने नहीं दे रहा था। जबकि जर्मनी प्राचीन काल में बहुत अच्छा राज था, बहुत ही मजबूत अवस्था में रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आधुनिक युग आते आते ये जर्मनी लगभग 300 राज्य में टूट गया। एक दो नहीं, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में जर्मनी टूट गया। हाँ, और इसका जर्मनी के कुछ राज्य पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था और कुछ राज्य पर फ्रांस का कब्जा था, और ये एकीकरण नहीं हुआ। और फ्रांस में जो बहुत सारा क्रांति हुआ, इसका असर यहाँ के जनता पर पड़ा, यहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और यहाँ के जनता ने भी क्या किया, एकीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास करना शुरू कर दिया। तो इधर इटली का एकीकरण हो रहा था जिस समय, उसी समय जर्मनी के एकीकरण के लिए भी काम चल रहा था उसी समय, और लगभग इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण लगभग एक ही समय होता है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। चलिए आप लोग बने रहिए। चलिए, ये सब कल पढ़ लिए हम लोग। जर्मनी के एकीकरण के 3 विभूति कौन कौन से बताइए आप लोग। 3 विभूति कौन कौन थे? मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी, ये तीनों थे। चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका क्या नाम है? आज का हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण का बाधा क्या था। सबसे पहले एकीकरण से पहले हम लोग ये देखेंगे जर्मनी के एकीकरण का दिक्कत, परेशानी, बाधा क्या सब था। तो जैसा कि आप लोग को बताया हमने कि जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधा था कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त, मतलब टूटा हुआ था, बटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा क्या था? धर्म था। देखिए यहाँ पे धर्म ईसाई ही था पूरे जर्मनी में, फिर भी दिक्कत था। कि क्यों दिक्कत था? इसलिए दिक्कत था क्योंकि उत्तरी जर्मनी जो था, ईसाई भी 2 भाग में बटा है दुनिया का, एक प्रोटेस्टेंट और एक होता है कैथोलिक। ईसाई भी 2 प्रकार का होता है, मतावलंबी होता है, 2 प्रकार का ईसाई होता है। एक पहला जो होता है प्रोटेस्टेंट ईसाई होता है, दूसरा जो होता है वो होता है कैथोलिक ईसाई। तो ये जर्मनी जो था एकीकरण में एक बड़ा बाधा था कि उत्तरी जर्मनी का लोग प्रोटेस्टेंट मतावलंबी था, प्रोटेस्टेंट को मानता था। ईसाई ही है दोनों, लेकिन ईसाई 2 प्रकार का होता है। तो उत्तरी जर्मनी के लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई को मानता था, और दक्षिणी जर्मनी के लोग कैथोलिक चर्च को मानने वाला था। इसलिए इस दोनों में ना मतभेद हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा होते रहता था, एक होने में समस्या हो रहा था, ठीक है। ये समझ गए क्या आप लोग? दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए तीसरा कारण है, बाधा है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना का कमी था, अभाव था। तो कहीं भी जब राष्ट्रवाद का भावना का क्या होगा, कमी होगा, तो वहाँ पे एकीकरण नहीं होगा। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण का क्या बाधा था, ये क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षा में पूछता है, तो आप लोग ध्यान से इसको क्या करिए, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटना, और उत्तरी जर्मनी के प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक धर्मों को मानने वाला लोग का होना, और राष्ट्रवाद भावना शुरू में कम था, बाद में तो जब फ्रांस में सब क्रांति हुआ तो वहाँ भी राष्ट्रवाद का भावना जोर पकड़ने लगा। और जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण एक ही साथ हो रहा था, लगभग एक ही साथ हो रहा था। तो हम लोग कल इटली का पढ़े, तो इसी साथ जर्मनी का एकीकरण भी हो रहा था, लेकिन अब हम लोग इस पे आए हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रांस का एकीकरण जैसे कि पहले हो गया, तब इटली का हुआ। तो ऐसा बात नहीं, इटली का खत्म होने के बाद जर्मनी का हुआ। इटली का जब हो रहा था उसी समय जर्मनी में भी हो रहा था, जो भी लड़ाई झगड़ा, मार मृदंग जो भी हो रहा था वो एकीकरण के लिए हो रहा था। तो ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन सा था, कौन सा सहायता के। जैसे आप लोग पढ़े ना जर्मनी के एकीकरण में, जैसे आप लोग पढ़े ना 3 विभूति पढ़े, और सब जो पढ़े आप लोग, नेपोलियन ने भी 3 राज्य में इटली को गठित कर दिया था। उसी तरह हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में जो है सहायक तत्व जो है वह सब क्या सब है।
ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे पहला सहायक तत्व है, 1806 में नेपोलियन ने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। कहने का मतलब जर्मन राइन संघ का मतलब आप नहीं समझे। आपको पहले हम बताए थे, पहले आपको पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट द महान सेनापति, जब वह फ्रांस का सम्राट बना था तो वह दुनिया को जीत जीत करके क्या कर रहा था, उसको एक एक कर रहा था और वहाँ पे वह शांति बहाल करना चाहता, अच्छा कानून लाना चाह रहा था। तो उसने इटली को तो जीत ही दिया था। तीन राज में क्या किया था, पूरे इटली को वह सिस्पाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडेन, ये तीनों राज्य में पूरे इटली को एक कर दिया था। वो इटली का एकीकरण में सहायक तत्व हुआ था नेपोलियन का सैन्य अभियान। और नेपोलियन ने जर्मनी को भी जीत लिया था उस समय, इसीलिए तो नेपोलियन को हरा दिया गया सब मिल करके। तो नेपोलियन ने इटली को जब जीता था तो यहाँ जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया था। क्वेश्चन परीक्षा में खूब आता है ऑब्जेक्टिव में कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब किया था, जब ये जीत लिया था जर्मनी को। उस समय जब वह वहाँ का राजा बना था फ्रांस का, तो वह साम्राज्यवादी था ना, अपना पैर चारों तरफ पसार रहा था, तो उसने जर्मनी में भी जीत लिया था जर्मनी को। तो जर्मनी को 1806 में जीत कर उसने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। और क्या होगा आप लोग पूछिएगा, जर्मन राइन संघ पता नहीं है तो जर्मन राइन संघ का मतलब है जर्मनी कितना राज्य में टूटा हुआ था, छोटे बड़े लगभग 300 राज्य में टूटा था। सब राजा को जीत करके 39 बना दिया टोटल को। तो देखिए क्या कितना अच्छा नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा है। इटली पढ़े कल तो इटली में देखिए, वो फ्रांस में तो अच्छा कर ही रहा था, देखिए इटली में अच्छा किया। पूरे इटली को 7 भाग में टूटा था, उसको 3 भाग में कर दिया। पूरा जर्मनी जो 300 भाग में टूटा था उसको क्या कर देता है, 39 राज्य पूरे में मतलब एकीकरण नहीं हुआ। 300 को अगर 39 बनाता तो एकीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग खुद समझिए। हाँ, ये कर दिया। तो नेपोलियन हर जगह सहायता की। अगर नेपोलियन कुछ दिन रह जाता तो इससे क्या होता, इटली जर्मनी का नाम खत्म हो जाता, बहुत सारे देशों का नाम खत्म हो जाता, लेकिन फ्रांस को एक विशाल देश बना देता। ये बात है, ठीक है। यूरोप में सबसे शक्तिशाली फ्रांस को बनाता है, इसलिए नेपोलियन का खत्म होना क्या था, जरूरी था। तो क्योंकि सबका राज कोई क्या कर रहा था, जीत जीत करके, हाँ वहाँ पर सुधार लाना चाह रहा था, फ्रांस में मिलाना चाह रहा था। तो और अगला जो सहायक तत्व है वो है बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। बुद्धिजीवी किसको कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, बहुत सारे हीरो अभिनेता भी होते हैं जो अपना फिल्म के द्वारा हाँ राष्ट्रवाद के बारे में फिल्म दिखाते हैं, देशभक्ति फिल्म दिखाते हैं। तो ये भी उस बीच में बहुत सारे जितना भी आपको बुद्धिजीवी हुआ, कौन कौन सा बुद्धिजीवी, हिगेल देखिए ये लेखक थे, कांट, हमबोल्ट, हाँ अंडर्ट, जैकब ग्रिम एक ही नाम है, जैकब ग्रिम इत्यादि लोगों ने क्या किया, ये सब बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा लोग, लेखक, कवि, अभिनेता, ये सब है। हाँ, तो ये सब क्या कर रहे थे, राष्ट्रवाद को वहाँ बढ़ावा देते थे, हर प्रचार उच्चार में बोल देते थे। कभी कहीं भी सभा लगा 10 आदमी तो वहाँ बोल देते थे देश के बारे में, जर्मनी को एक खींचिए, होना चाहिए दुनिया का सब देश एक हो गया। तो ये सब हो गया तीसरा कारण सहायक तत्व। चौथा तो आप लोग जो पढ़े इटली में वो यहाँ भी सेम है। इटली के एकीकरण में भी सहायक तत्व क्या हो गया था आपको, मैटरनी के प्रतिक्रियावादी नीति। मैटरनी कितना प्रतिक्रियावादी था कि लोगों को आंदोलन करने के लिए सोचना ही पड़ा, ठीक है। और इटली में भी लड़ाई आप लोग देखे, मुख्य दुश्मन कौन था, ऑस्ट्रिया ही था, मैटरनी की था। यहाँ भी मुख्य दुश्मन यही है, यहाँ से साइड दुश्मन फ्रांस भी है, ठीक है। उसके बाद अगला है 1834 में। तो देखिए अगर जर्मनी जो 300 बड़े राज्य, छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ, उतना बड़ा जर्मनी को अगर आप एक कीजिएगा तो युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध में क्या है, युद्ध नहीं होता है, युद्ध इंसान नहीं, युद्ध पैसा करता है। समझ में आना चाहिए इस बात को आपको, क्योंकि युद्ध में पैसा बहता है। क्या बहता है, खून से ज़्यादा युद्ध में क्या बहता है, पैसा बहता है। किसी भी युद्ध में गोली बंदूक जो भी चीज़ लगेगा, सेना का खाना खर्चा सब कुछ, वो सब पैसा से आता है। तो वहाँ पे पैसा जर्मनी को कहाँ से आएगा। इसके लिए देखिए जर्मनी का व्यापारी सब जो होता है, व्यापारी समझते हैं ना, कामकाजी लोग सब, इतना महान था कि उसने एक संघ बनाया। उसने क्या बनाया, एक संघ बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था जालबेरिन एक क्या है, संघ था, संगठन था। और ये संगठन जानते हैं क्या कहते हैं, व्यापारी सब पैसा चंदा जमा करता था खुद, और देश को एक करने के लिए वो पैसा लड़ने के लिए, जो उससे जो भी चीज़ खरीदा जाएगा फौज के लिए, हाँ वो सब खरीदता था। वहाँ का व्यापारी कितना महान था। तो यहाँ पर सवाल पूछता है कि जालबेरिन संस्था है किसके द्वारा बना है, व्यापारियों द्वारा, किसानों द्वारा,
अमीरों द्वारा, गरीबों द्वारा। तो व्यापारियों ने जालवेरिन नाम का संस्था का गठन कहाँ पे किया था? जर्मनी में किया था। क्यों किया था? क्योंकि लड़ाई के समय पैसा घट जाएगा अगर, गोला बारूद जो भी खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, तो वह पैसा, ये संघ में पैसा जमा करता था सिर्फ व्यापारी सब व्यापारी से ले लेकर वसूल वसूल के चंदा। तो जालवेरिन नाम का संस्था गठन कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है तो कब हुआ था? 1834 में हुआ था, व्यापारियों के द्वारा हुआ था। समझ में आ गया? और ये संघ नहीं होता तो व्यापारी तो सेना सबको खाना पीना, बम बारूद कहाँ से आता? तो देखिए यहाँ का इतना महान यहाँ का व्यापारी सब था, ठीक है ना। हम लोग का व्यापारी भी है भारत में, कुछ नहीं देता है भारत को, है कि नहीं? बड़ा बड़ा व्यापारी है कि नहीं है, लेकिन कुछ नहीं देता है। चलिए अब देखते हैं, अब बता देते हैं कि आप लोग को बताइए इटली तो जो भी बड़ा है, 7-8 राज्य था इटली में, हम लोग देखे 7 राज्य लगभग जो भी था, तो उसमें से सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? सार्डिनिया पिडमाउंट, जहाँ का राजा पहले एल्बर्ट था, उसके बाद कौन था? उसके बाद विक्टर इमैनुअल बना। तो विक्टर इमैनुअल के ही ना नेतृत्व में पूरा इटली का एकीकरण हुआ था। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी इटली का एक राज्य है जो बहुत शक्तिशाली है। इटली बोल रहे हैं, जर्मनी इटली बोला जाता है कभी कभी, ठीक, क्योंकि अभी इटली पढ़ा के निकले हैं तो इसलिए इटली आ जाता है कभी कभी, आप लोग जर्मनी समझिएगा। तो क्या होता है, जर्मनी का एक शक्तिशाली राज्य है जिसका नाम है पर्सा, ठीक है। पर्सा क्या है? जर्मनी का एक राज्य है, यहाँ का राजा था विलियम, हाँ। और विलियम ने प्रधानमंत्री बनाया था किसको? बिस्मार्क को। और आपने पढ़ा, किसी का ही करना पड़े, आप फ्रांस में पढ़े, फ्रांस में भी एक नेता आया है कि नहीं, जिसका नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके बाद थियर्स आया। आप इटली के करना पड़े, उसमें भी बहुत सारा नेता आया, जैसे आपने मेजनी को पढ़ा, गेरिबाल्डी काउंट का। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जर्मनी के एकीकरण में भी कोई ना कोई नेता आएगा, कोई ना कोई देशभक्त आएगा? इसमें देखिए, इसमें जो है, इसमें सब शासक का नाम है विलियम, जो पर्सा का शासक है। पर्सा जर्मनी का एक राज्य है, और इसका प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन है? बिस्मार्क है, ये कहाँ का प्रधानमंत्री है? पर्सा का, यानी कि विलियम का प्रधानमंत्री है, ठीक है। जैसे वहाँ पे सब बना, चार्ल्स स्टेन बनाता था ना किसी गिजो का प्रधानमंत्री, इसको उसको, तो यहाँ भी क्या है, पर्सा एक राज्य है, और वहाँ का शासक है, सम्राट शासक कौन है? विलियम है, और उसका प्रधानमंत्री कौन है? बिस्मार्क है। और बिस्मार्क का नीति जो था, नियम जो था, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही पढ़ा लिखा लोग था वह, ठीक है। तो ये इसलिए। और देखिए सबसे बड़ा सहायक तत्व, देखिए 6 नंबर यहाँ पर होगा, सहायक तत्व जो है क्या होगा कि जर्मनी का शिक्षक और विद्यार्थी जितना भी है, उसने जर्मनी को एक करने के लिए वहाँ का विद्यार्थी और शिक्षक ने ब्रुसेनसेफ्ट नामक एक सभा बनाया था। वहाँ का शिक्षक और विद्यार्थी भी चाहता था कि क्या हो जाए, वहाँ उसका जर्मनी का एकीकरण हो। इसके लिए ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का गठन किसने किया? सवाल आता है, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा शिक्षक और विद्यार्थियों ने किया। तो ये सब क्या हो गया कि इसके लिए इटली के एकीकरण में सहायक तत्व हुआ। तो इसमें हम लोग अब बिस्मार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिस्मार्क के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं बिस्मार्क के बारे में, देखते हैं बिस्मार्क के बारे में क्यों आया पता चला, क्योंकि ये क्या है, इसका एक डायरेक्टर का, ये एक तरह से मुख्य क्या है, डायरेक्टर होने वाला है इसका एकीकरण का, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग, बिस्मार्क कौन है एक बार आप लोग बताइए तो। बिस्मार्क कौन है, क्या कहिएगा? तो जर्मनी का एक राज्य है शक्तिशाली, इसका नाम है पर्सा। पर्सा का शासक कौन है? कौन है? विलियम। और विलियम का क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? बिस्मार्क है। तो आप समझ में आ गया। और देखिए पर्सा को पता है, पर्सा राज्य को पता है कि यह जर्मनी के एकीकरण उसी के हाथों हो सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए पर्सा ने अपना सैनिक बढ़ाया और प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छा लोग को बनाया, जिसका नाम क्या है? बिस्मार्क है। आइए तो हम लोग देखते हैं बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए बिस्मार्क कौन है। तो कहता है बिस्मार्क पर्सा का शासक विलियम का चांसलर था। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री था, ठीक है। बिस्मार्क जर्मन डाइट, जर्मनी में एक संस्था है जिसको हम लोग जर्मन डाइट कहते हैं, उसका पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था। तो देखिए जर्मनी में लगभग कितने 300 राज्य, छोटे बड़े कितने राज्य, सभी राज्य एक जगह बैठते थे, सभी राज्य का राजा सब। तो राजा तो नहीं जाता होगा, राजा कभी कभी किसी को भेज भी देता है, ऐसा भी होता है ना। हम लोग गाँव में जैसे कोई पंचायती होता है ना, हम लोग देखते हैं क्या होता है कि सरपंच नहीं आ पाता है ना, तो किसी को भेज देता है अपना पावर दे करके। तो उसी तरह से क्या होता है कि वहाँ डाइट जो एक संस्था था, जर्मन डाइट एक संस्था था। उस संस्था में 300 छोटे बड़े सब राज्य बैठता था।
तो उसमें परसा राज्य की तरफ से यही जाता था, कौन जाता था, बिस्मार्क के जाता था, ठीक है, बैठने के लिए। तो एक बिस्मार्क परसा के शासक विलियम का चांसलर था, बिस्मार्क जर्मन डाइट जो संस्था है परसा का प्रतिनिधि था, अर्थात वह जाता था उसके तरफ से, ठीक है। बिस्मार्क, यहाँ फिर सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव, बिस्मार्क हिगेल के विचार से संबंधित क्या था, विचार से प्रभावित था, किसके विचार से प्रभावित था बिस्मार्क, हिगेल के विचार से प्रभावित, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम मतलब सबसे बड़ा योगदान तो बहुतों का था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इसका था। इसने, अब देखिए, इसने आज़ाद करने के लिए जर्मनी को क्या, रक्त एवं लोह की नीति अपनाया। रक्त एवं लोह की नीति का मतलब खून बहाना है, खून, अपना खून बहाना है, दूसरा का खून भी बहाना है, और लोहा लेना है। ऐसे सिर्फ भाषण देने से जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, इसलिए इसने क्या, कौन सा नीति अपनाया, किस रास्ता पर चला। महात्मा गांधी का नीति नहीं था कि एक गाल पर थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल दे देना, नहीं, इसका नीति था रक्त और लोह का नीति, मतलब रक्त बहाना है और लोहा लेना है शत्रु से, तब जर्मनी का एकीकरण। इसके लिए इसका नियम यह था, मतलब मारो दूसरे को, पूरा मरो या मारो, हाँ, तब होगा। तो इसी सब से देख के हमारे भारतीय संग्राम में बहुत सारा था कि लोग, हाँ, जो कि इस तरह का नारा दिया था, भगत सिंह आरू था पूरा, है कि नहीं, है, बहुत सारा नारा है हमारे भारतीय में भी, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगी, करो या मरो, ये सब बहुत सारा था, है कि नहीं। तो बिस्मार्क, हमको लगता है बिस्मार्क इस सबसे ही क्या था, भगत सिंह प्रभावित होंगे, ठीक है, क्योंकि कहा था कि सिर्फ भाषण, भगत सिंह कहते थे कि भाषण की नीति से सिर्फ देश आज़ाद नहीं होगा, इसके लिए बलिदान देना, देश बलिदान मांगता है, ठीक है। तो बिस्मार्क का अहम योगदान था, इसने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। अवलंबन का मतलब अपनाया, अवलंबन का मतलब, तो फिर सवाल आ जाता है, देखिए हर जगह ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है कि रक्त एवं लोह का नीति किसने अपनाया, कि बिस्मार्क ने अपनाया। बिस्मार्क कौन था, परसा का प्रधानमंत्री था, ठीक है, हाँ, किस नीति का अवलंबन किया, क्यों किया, जर्मनी को एकीकरण करने के लिए किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, तो अगर बिस्मार्क ना होता तो एकीकरण होता क्या, नहीं होता। तो नहीं होता, तो आइए बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान दिया, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ से अपने आप का ये क्वेश्चन है, बिस्मार्क के बारे में पूछता है, यह क्वेश्चन होता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताएं। VBI 5 नंबरिया क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की योगदान, तो यहीं से लिख देंगे हम लोग, वहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की, तो बिस्मार्क का थोड़ा सा परिचय हुआ कि वो परसा के चांसलर विलियम का प्रधानमंत्री था, कि हिगेल के विचार से प्रभावित था, हाँ, जर्मन डाइट संस्था का प्रतिनिधित्व करता था, परसा के वर्ष उसके बाद रक्त एवं लोह का नीति का अवलंबन किया। ये सब अब देखते हैं इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने क्या क्या किया। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान था, इसने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क एकीकरण में 3 को दुश्मन मानता था। जर्मनी के एकीकरण में कितना को दुश्मन मानता था, 3 को दुश्मन मानता था। कौन थे वह तीनों, जानना चाहते हैं। चलिए, वो तीनों, सबसे पहला डेनमार्क इसका कुछ राज्य को हड़प लेता, दूसरा और तीसरा, यही तीनों को दुश्मन मानता था बिस्मार्क, ठीक है। और ये तीनों से किस तरह से वो लड़ता है, इस चीज को आप लोग देखिएगा। दुश्मन मानता था जर्मनी के एकीकरण में, इसने विशाल सेना का गठन किया, बहुत बड़ा सेना बनाया, सेना बहाली किया वहाँ पे, जैसे हम लोग अग्निवीर बहाली नहीं हुआ है, पूरा बहुत सारा लोग सेना में जा रहा है, वैसे वहाँ पर वो अग्निवीर की तरह को निकाला, वहाँ विशाल सेना बनाया, वो पूरा आर्मी बनाया वहाँ पे। इसका कहना था, और बिस्मार्क का कहना क्या था, देखिए यहाँ पर सवाल आता है कि किसका कहना था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, किसका कहना था, बिस्मार्क कहना था कि खाली भाषण देने से देश आजाद नहीं हो जाएगा। तो यहाँ सवाल आता है किसका कहना था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा, अर्थात भाषण देने से सिर्फ कुछ भी, सही बात है, भाषण देने से कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं, करेंगे नहीं तो क्या, भाषण देने से, भाषण बढ़कर का भाषण देने से अंग्रेज भाग जाता क्या इंडिया से, नहीं भागता। तो यहाँ पे क्या, भाषण देने से कुछ नहीं होगा, ये नीति किसका था, अर्थात मारना होगा या मरना होगा, ये था कहना बिस्मार्क। चलिए, तो इसने 3 दुश्मन था, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। इसको हराना है, तीनों को हराना है कि नहीं है। अगर इन तीनों को नहीं हराएगा तो क्या जर्मनी का एकीकरण होगा, नहीं होगा। इसको हराने के लिए इसने कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति देखिए दिमाग का प्रयोग करता है, तो किस प्रकार करता है देखने, और कूटनीति के तहत इस तरह इसने 3 युद्ध लड़ा, कूटनीति भी किया और 3 युद्ध भी लड़ा। तो सबसे पहला युद्ध देखते हैं हम लोग। चलिए, सबसे जो पहला युद्ध इसने लड़ा वह युद्ध देखिए कौन सा है, कब हुआ। तो देखिए, सबसे पहला युद्ध 1864 में परसा ने सेल्सविन और होल्स्टीन नाम का 2 गो राज है, सेल्सविन और होल्स्टीन क्या है, एक, दोनों क्या है, राज है, दोनों क्या है,
इस राज्य को मुद्दा को लेकर ये इसने ऑस्ट्रेलिया का साथ लेकर के, जबकि देखिए ऑस्ट्रेलिया इसका दुश्मन है, जर्मनी की करने में कितना कितना दुश्मन, कितना बाधा, 3 को शत्रु मानता था बिस्मार्क, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। और यहाँ पे देखिए ये क्या करता है कि डेनमार्क को हराना है तो इसलिए अपना दुश्मनी को दोस्त बनाता है तत्काल को, ऑस्ट्रिया को साथ ले लेता है। और किस राज्य के मुद्दा के कारण, सेल्सविग और होल्स्टीन राज्य के मुद्दा को लेकर ऑस्ट्रिया के साथ होकर के मिलकर ये डेनमार्क पर आक्रमण कर देता है और इसने दोनों राज्य को क्या किया, इसका छीन लिया। ये दोनों राज्य था किसका पता है, दोनों राज्य किसका था, ये जर्मनी का दोनों राज्य, लेकिन सपोर्ट किसका लेकर के युद्ध में उतरा, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। और ये दोनों राज्य क्या करता है, छीन लेता है, और छीनने के बाद तो फिर दोनों मिलकर लड़े तो भाई दोनों बराबर ना बांटिएगा। अगर दो बंदर ने मिलकर के रोटी को हासिल किया तो दोनों का आधा आधा मिलना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, जीत लेता है। जीत के बाद सेल्सविक पर्सा को मिल जाता है, यानी जर्मनी को, है कि नहीं। पर्सा जब भी बोलते थे आपको दिमाग में जर्मनी आता है कि नहीं है, जर्मनी का विशाल राज्य है। और होल्स्टीन राज्य किसको मिल गया, दोनों के लिए झगड़ा हुआ था, ये को मिल गया इसको पर्सा को, ये को मिल गया किसको, होल्स्टीन किसको मिल गया, दोनों को बराबर मिल गया, है कि अंदर रहा। अब देखिए, अब तो एक राज्य फंस गया फिर किसके पास, ऑस्ट्रिया के पास, तो इसको कैसे लेगा। तो इसको लेने के लिए देखिए यहाँ पे किस तरह से कूटनीति किसको कहता है, आराम से दे दिया, अपना ही राज्य था लेकिन उसको दे दिया एगो। और देखिए यहाँ कूटनीति किस तरह को लगाएगा, देखते रहिएगा। चूंकि होल्स्टीन राज्य, अच्छा अब देखिए कौन सा राज्य चला गया पर्सा के पास, होल्स्टीन, सेल्सविक इसी के पास रह गया। होल्स्टीन में जर्मनी देश का था तो जर्मन लोग ना ज्यादा होगा, इसने दिमाग लगा के क्या किया, जर्मनों की संख्या होल्स्टीन में अधिक थी, इसलिए इसने बिस्मार्क ने सबको भड़का दिया, सबको क्या किया, सब जर्मनी में भड़का दिया। तुम लोग खुद तय करो, तुम लोग किस में रहेगा, ऑस्ट्रिया में रहेगा कि जर्मनी में रहेगा, सबके गांव में जर्मनी का है, जर्मनी में रहेंगे, सब वहां भड़क गया, विद्रोह करने लगा पूरा। अब ऑस्ट्रिया को वहां पर सेना लेके जाकर के उसको रोकना था, लेकिन होल्स्टीन जाने के लिए ऑस्ट्रिया को पर्सा से होते हुए जाना पड़ेगा, रास्ता पर्सा से ही जाने का था। अब पर्सा का ऐसा हम नहीं करने देंगे, मेरे राय से जाने नहीं देंगे सेना को। मजबूरी में क्या होगा, मजबूरी में वो भी होल्स्टीन भी किसका हो गया, पर्सा का ही हुआ, जर्मनी का ही हो गया, क्योंकि वहां पे लोग को भड़का दिया, जर्मनी में लोग जर्मनी में रहना ही जाएगा ना, भड़का दिया। अब सेना लेकर उसको दबाएगा ऑस्ट्रिया का, ठीक है अभी हम जाते हैं दबाते हैं, जाना था रास्ता पर्सा से होकर के, पर्सा का नहीं, मेरे से हम जाने जाने नहीं देंगे, अलग बात है, आपसे लड़े, आपसे मिल करके डेनमार्क से, तो क्या हो गया, जाने आपको नहीं देंगे, नहीं जाने दिया। और उस तरह से वहां का लोग होल्स्टीन भी क्या हो जाता है अपना, देखिए दिमाग इसी को कहता है। उसको पता था तू जीतो ना भाई, हिस्सा करो ना, होल्स्टीन तो ऐसे भी जर्मन लोग है, जर्मनी में मिलना चाहेगा, भड़का देंगे, जाएगा तू कैसे सेना लेकर, रास्ता तो हम बंद कर देंगे, हम घुसने नहीं देंगे पर्सा में, पर्से से ना तू जाएगा होल्स्टीन, इसको कहता कूटनीति, ठीक है। इसलिए बिस्मार्क ने सबको वहां का जनता को भड़का दिया। बिस्मार्क ने इटली के शासक भड़का दिया, मिला लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखने वाला जो है वह बात क्या है कि बिस्मार्क ने इसी बीच में क्या हुआ, बिस्मार्क अब ऑस्ट्रिया से क्या ले लिया कहीं ना कहीं, बिस्मार्क यानी पर्सा ने डेनमार्क से दुश्मनी ले लिया, उसका राज्य तो छीनिए लिया। अब ऑस्ट्रिया से दुश्मनी ले लिया कि नहीं ले लिया। अब लगता है ना ऑस्ट्रिया से झगड़ा करेगा, छुप दो गया, कितना गुस्सा होगा, कायर है, तू विश्वासघाती है, तुम्हारे चलते हम डेनमार्क से लड़े, डेनमार्क का राज छीने, और तुम मेरा राज भी अब छीन लिया, तुम हमको सेना लेकर घुसने नहीं दे रहा है वहां पर दबाने के लिए विद्रोह को, अब तुमसे युद्ध तो हम करेंगे ही करेंगे। ऑस्ट्रिया क्या कमजोर देश है, बहुत मजबूत देश है, मेटरनिक वहां का चांसलर है, ये अब कहता है कि अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब काउंट काबुर बोल रहे हैं, नहीं काउंट काबुर नहीं, कौन, बिस्मार्क अपना पूरा कूटनीति वाला दिमाग लगाता है और कहता है कि यहाँ पे सपोर्ट हमको किसको लेना है। तो इस इटली का राजा कौन बना है पता है कि नहीं, इटली का राजा विक्टर इमैनुअल है। इटली का जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा विक्टर इमैनुअल है। विक्टर इमैनुअल से ये दोस्ती करता है, और दोस्ती विक्टर इमैनुअल कर भी लेगा क्योंकि इसको ऑस्ट्रिया ने बहुत परेशान किया है कि नहीं किया है। तो ये ऑस्ट्रिया दुश्मन है जर्मनी का, इसलिए यह तब तक देखिए विक्टर इमैनुअल उससे हाथ मिला लेता है, किससे, पर्सा से, और कहता है कि जब युद्ध होगा ना हमको अगर कोची से, तो तुम ना हमारे तरफ से आ जाना, ठीक है। तो यही कह रहा है कि बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से वादा कर लिया था कि पर्सा जब ऑस्ट्रिया पर हमला करेगा तो करबे करेगा हम पे, कहे कि अब हम उसको रोक दिए रास्ता, उसका राज उसका हम क्या कर लिए हैं, छीन लिए हैं, झूठ में उसको लड़वा दिए हैं, वहाँ डेनमार्क से दुश्मनी भी करवा दिए हैं, तो वो हमला करेगा हम पे, करेगा तो जब हमला करेगा तो इटली भी ऑस्ट्रिया पर क्या कर दे,
हमला बोल दे, कहेगा अगर ऑस्ट्रिया हमरा पर हमला करेगा तो तू क्या करना, उधर से ऑस्ट्रिया पर इटली, तू भी उस पर हमला कर देना, बस दोनों तरफ से फंस जाएगा, वो हार जाएगा। विक्टर इमैनुअल भी उसको वादा कर लिया, ठीक है ऐसा ही करेंगे, जब ऑस्ट्रिया तुम पर हमला करेगा तो हम जो है ना इधर से क्या करेंगे, हम उधर से हम भी ऑस्ट्रिया पर हमला कर देंगे। दुदू से कैसे लड़ेगा वो, है कि नहीं है। चलो, तो ये समझ में आ रहा है, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। 3 युद्ध किया इस तरह से। पहला युद्ध समझ में आ गया, किससे किया, डेनमार्क से किया। कब किया बच्चा सब, 1864 में करता है। और इसमें किसका जीत होता है, पर्सा और ऑस्ट्रिया का जीत होता है। कुल मिला के जीत राज, लेकिन सेल्सविक होल्स्टीन दोनों क्या होता है, गद्दारी से दिमाग लगा के इसी तरह कूटनीति पर एक प्रकार गद्दारी ये है, ठीक है, छीन लेता है। गद्दारी नहीं है, दिमाग का खेल है, दिमाग था उसका तो नहीं ऐसा कर सका, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1864 में उससे छीन लिया। और यहाँ का कहानी समझ में आया ना, होल्स्टीन किस तरह से छीन लिया, ठीक, वहां संग भड़का दिया। उसके बाद दूसरा क्या, बिस्मार्क इटली के राजा से इधर क्या कर दिया, हाथ मिला लिया अपना, मतलब कहने का मतलब अपने आप मजबूत हो चुका हुआ है अब, ठीक है। अब दूसरा लड़ाई देखते हैं, कब डेनमार्क से कब लड़ाई किया, 1864। अब 2 साल बाद, देखिए काम बड़ा है, हम लोग कोई भी काम 2 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे देश का बात है तो इसलिए 1 दिन में नहीं होगा। भारत के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था, है कि नहीं। मंगल पांडे, झांसी की रानी, सब उस समय था। और आज़ादी कब मिलता है, 1947 में। तो देश का बात है, बड़ा बात है, कोनो छोटका बात नहीं, 1 दिन में हो जाएगा। तो देखिए 64 में डेनमार्क को हरा देता है, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया बोलिए हमला करेगा कि नहीं करेगा, ऑस्ट्रिया कहेगा ना गद्दार है तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। अब 1866 में, कब 2 साल बाद 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध तो होना ही है। इस युद्ध को सेडोवा का युद्ध कहते हैं। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच जो 1866 में युद्ध हुआ था, उसको सेडोवा का युद्ध कहते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1800। क्यों हुआ था पता है, क्योंकि होल्स्टीन राज गद्दारी के साथ थोड़ा सा कूटनीति लगा करके छीन लिया। बेचारा लड़ाई भी था डेनमार्क से, अपनी इसका भी सैनिक मरा होगा, है कि नहीं, ऑस्ट्रिया का, लेकिन नहीं लेते इसलिए सेडोवा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कौन जीतना, किसको, आप लोग पहले ही से बताओ किसको जीतना है, पर्सा को जीतना है, क्योंकि इटली से पहले विक्टर इमैनुअल से हाथ मिले हैं, वो हमला कर देता है इधर से, और 2 तरफ से मारेगा तो किसका हाल होगा पते है कि नहीं है। पर्सा जीत जाता है। और इस युद्ध में उसने किसका, इटली का मदद तो लिया ही था, प्लस में किसका भी मदद लिया था, और फ्रांस का भी मदद लिया था। कौन, सेडोवा का युद्ध में पूरा मजबूत स्थिति में था, फ्रांस से भी हाथ मिला था। लेकिन इसको बताओ लड़ना किससे है, लड़ना फ्रांस से है कि नहीं है इसको, पर्सा को, क्योंकि 3 दुश्मन है। डेनमार्क का पत्ता साफ कर दिया 1864 में, 1866 में किसका पत्ता साफ कर दिया, ऑस्ट्रिया का, इटली और किसका सपोर्ट लेकर के, फ्रांस का। अब बच गया एगो फ्रांस। देखो इसको कैसे, तो ऐसा ही होता है। देखो लोहा जब गर्म होता है तब चोट मारना चाहिए, दिमाग यही कहता है। मूर्ख लोग कब लड़ाई करेगा, समझ रहा है ना, मूर्ख लोग लाठी लेकर कपार पर डायरेक्ट उसी समय मारना नहीं, मौका से तलाश किया जाता है कि नहीं। मारना है किसी को तो, है कि नहीं, क्या सरे बाजार क्या मारो उसको, गोली बंदूक से मारने से नहीं होता। तो कमजोरी का नस ढूंढता है कूटनीतिक लोग, और कमजोरी का नस आराम से दाब देता है ना, चरे तो मर देता है। क्या झूठू से, नामों नहीं होता है कुछ, नाम उसको ना नाम होता है, ना आदमी के सामने आता है, ना कुछ होता है, वैसे मारा जाता है। तो कमजोरी का नस ढूंढ करके कूटनीति उसी को कहता है। मूर्ख लोग जाकर अकेले रहेगा, 10 लोग के बीच में जाकर मार खा के चलाता है। तो यहाँ पे ये देखिए किस तरह का बिस्मार्क कूटनीति अपनाता है। देखो तुम लोग सबको क्या करो, देखो तो सुनो। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ फिर, जर्मनी के, अब देखो तीसरा युद्ध अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहला युद्ध किससे किया, जो कब किया, 1864 में किया, डेनमार्क से किया, मदद लिया ऑस्ट्रिया का। दूसरा युद्ध किससे किया, ऑस्ट्रिया से 1866 में इसने इटली और फ्रांस से मदद लेता। अब तीसरा युद्ध किससे करता है, देखो तो जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा था। जर्मनी का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इस पर किसका कब्जा था, फ्रांस का कब्जा था। पहला में जब भी देखना, देखो ज्यादा अति भी नहीं, थोड़ा सा गद्दार बनना पड़ता है कभी कभी। देखो यहाँ पर ऑस्ट्रिया की मदद लेकर उसके सामने उसको फिर धोखा दिया, फ्रांस को मदद, देखो अब देखो आगे फ्रांस को धोखा देगा, ठीक है। जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र पर फ्रांस कब्जा था, इसलिए 1870 में, कब 1866 के बाद 70 में, 4 साल बाद फ्रांस से सेडोन का युद्ध हुआ। इसमें किससे युद्ध हुआ, तब तक फ्रांस मजबूत हो गया, पर्सा मजबूत हो गया अपने आप में ना। डेनमार्क से 2 राज छीना है, ऑस्ट्रिया से जीत गया राज, तो इसमें तब तक में आप पर्सा खुद मजबूत हो गया, किसी का मदद लिए बिना भी उसको लगता है कि अब हम फ्रांस को हरा देंगे, हैं। जिसमें फ्रांस क्या हो जाता है, हार गया
और 10 मई 1871 को फ्रांस परसा के बीच अब क्या होगा, फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ। फ्रैंकफर्ट का संधि का मतलब मेल मिलाप फिर हो गया कि चलो फ्रांसों का चलो अपना राज ले लिया तो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ, इतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है और है। फ्रैंकफर्ट का संधि किसके किसके बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ था, और परसा के बीच हुआ था। ठीक है, परसा की जगह कहीं जर्मनी दे देगा तो हैराना नहीं ना भूल जाएगा। जर्मनी, परसा क्या है, जर्मनी का एक राज्य है। चलो ये हुआ था, फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ। संधि क्यों हुआ, मेल मिलाप कर लो, युद्ध कब तक लड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हुआ और इस तरह से शांत हो गया। और इस तरह से फ्रांस सेडोन का युद्ध किसके बीच होता है, परसा और सेडोन का युद्ध परसा और फ्रांस के बीच कब होता है, 1800 कितना हुआ, 70 में। सेडोन का युद्ध 1870 में फ्रांस और परसा के बीच, और सेडोवा का युद्ध किसके बाद, ऑस्ट्रिया और परसा के बीच 1866 में। ठीक है, चलो तो सेडोन का युद्ध और सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, हार गया तो अब कौन दुश्मन बचा, 3 दुश्मन था बिस्मार्क में 3 ही दुश्मन था। डेनमार्क को हरा दिया, ऑस्ट्रिया को भी पत्ता साफ कर दिया, अब फ्रांस का पत्ता अकेले साफ कर दिया। तो इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो लगभग इटली के एकीकरण के साथ हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तक इटली में उधर मारधाड़ चल रहा था, जर्मनी भी अपना काम चालू रख लेता इधर, एक के साथ दोनों का एकीकरण हुआ। हालांकि हम एक बार पढ़ते दोनों का, तो पढ़ाते तो नहीं ना होता, घंटा इटली का पढ़ाते, घंटा जर्मनी का, घंटा काबुल के बारे में पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इधर बिस्मार्क के बारे में नहीं ना होता, खिचड़ी हो जाता है। इसीलिए उसको पहले पढ़ा दिया इटली का, अब इधर हम जर्मनी का हो, और काम दोनों का लगभग सेम ही हो रहा था। लगभग का मतलब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा आगे पीछे ही था। तो इस तरह से इटली और जर्मनी के एकीकरण, इटली की जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, कितना में, 1800 कितना हुआ था, 1800 कितना हुआ, 70 के 71, जल्दी से बताओ। और वही आसपास में क्या होता है, यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण भी वही लगभग आसपास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जर्मनी एक हो गया कि नहीं हो गया, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन है, वीवीआई कह सकते हैं, वीवीआई क्या, सब क्वेश्चन वीवीआई होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा परीक्षा में खूब ज्यादा पूछा जाता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या रोल था, बोलो, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या रोल था, क्या भूमिका था, खूब पूछता है, क्या चाहता था हो, नहीं। तो वही लिखेंगे, इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया क्या था, सबसे क्या था, बड़ी रुकावट था, सबसे बड़ा क्या था, बाधा था कि नहीं था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा था, बाधा था। और क्यों बाधा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, वह घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, इसलिए यही था इसका योगदान, यही था इसका ऑस्ट्रिया का भूमिका, कि वह नहीं होने देना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समझ में आ रहा है। अब हम इससे पहले क्या बताया था आप लोग, जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी का जो एकीकरण है, इसमें व्यापारी सब एक संगठन बनाया था, जालबेरिन। ठीक है, तो वो क्या है आप लोग पूछिएगा, जालबेरिन कभी कोई पूछ रहा है तो देखो जालबेरिन क्या है। जालबेरिन एक व्यापारियों का संस्था थी जिसका गठन कब हुआ था, 1834 को हुआ था। तो यहाँ पे पूछता है कि जालबेरिन क्या है, तो लिख देना है, 2 नंबर में पूछेगा तो क्या है। जालबेरिन व्यापारियों की संस्था था जिसका गठन 1834 में परसा ने किया था, परसा के व्यापारी सब किया था। इसने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से, मतलब समझ रहे, रुपया पैसा से एक कर दिया था, कि कहीं भी सामान घटा, कोई सेना वना को, तो सब कुछ ये संगठन आपको देगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग अभी तक आज क्या कहे, जर्मनी का एकीकरण कर दिए, और बिस्मार्क का भूमिका क्या था, ये सब हम लोग देख लिए। इसमें 3 युद्ध लड़ा बिस्मार्क, तीनों से दुश्मन मानता है। ठीक है, डेनमार्क से ऑस्ट्रिया को मदद लेकर के हराता है, उसके बाद क्या करता है, डेनमार्क को हराता है, उसके बाद ऑस्ट्रिया को हराता है, कितना, फ्रांस और इटली की मदद लेकर के सेडोन का युद्ध लड़ता है उससे, और उसके बाद सेडोवा का युद्ध लड़ता है, किससे, यह सेडोवा का युद्ध लड़ता है किससे, फ्रांस से। हाँ, किसका मदद लेता है इसमें किसी का मदद नहीं लेता है, अकेले यह जीत जाता है। ये कब लड़ता है, 1870 में सेडोन का युद्ध, और 1866 में सेडोवा का युद्ध, 1864 में डेनमार्क पर हमला करता है, और इस तरह से होस्टिन और सेल्सविक दोनों राज छीन लेता है। पूरा आप लोग पायना की तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इटली का हो गया, जर्मनी का हो गया। अब देखिए, अब एक राज्य है यूनान, वहाँ पे देश बोलते हैं यूनान है। अब वहाँ भी वह भी गुलाम था, वह तुर्की का गुलाम था। किसका, हालांकि यूनान बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ही बड़ा देश है, इसका बहुत अच्छा संस्कृति सभ्यता, दुनिया में बहुत इसका इतिहास बढ़ा रहा है, लेकिन ये तुर्की का गुलाम था। तो जब सब आज़ाद हो रहा था, सब एकीकरण कर रहा था, यूनान पीछे काहे रहे, उस पर भी फ्रांस क्रांति का असर पड़ा, और यूनान भी अपना लड़ाई के लिए, अपना आज़ादी के लिए लड़ाई कर दिया। इसको हम लोग अगले पार्ट में
पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6वां पार्ट में यह चैप्टर समाप्त होगा और 7वां में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव जो है इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले भाग में यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।